वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों पिछले दो वीडियोज में हम लोग रिवर्स ऑफ बिहार पढ़ रहे थे, मतलब बिहार की नदियों के बारे में, जो कि बीपीएससी 67th के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम और भी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये हमारा लिंक है जो कि जिसके माध्यम से आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आप जरूर जुड़िए। ये बिहार की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फल्गु नदी के बारे में। ठीक है, फल्गु नदी और भी दो तीन नदियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो फल्गु नदी के बारे में यदि देखें तो ओवरऑल लेंथ जो है इसका वो है 235 किलोमीटर, 235 किलोमीटर। लेंथ इन बिहार देखें, बिहार में लंबाई जो है इसकी वो भी है 235 किलोमीटर, क्योंकि बिहार में ही यह बहती है। यदि हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार से यह निकलती है हजारीबाग में, यानी कि झारखंड में। ठीक है, तो यह जो है जरूरी है, याद रखिएगा। संगम इसका किस नदी से होता है? गंगा नदी से इसका संगम हो जाता है। और बिहार में प्रवेश जो है वो कहां से करती है? तो गया के समीप लीलाजन नदी और मोहना नदी के संगम से यह आरंभ होती है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए फल्गु नदी के बारे में और भी बहुत सारे तथ्य हम लोग आगे के वीडियोज में देखने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं पुनपुन नदी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और पुनपुन नदी के बारे में बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, इसका ओवरऑल लेंथ जो है वो 200 किलोमीटर है और बिहार में जो जल ग्रहण क्षेत्र है यह है 7,747 वर्ग किलोमीटर, 7,747 किलोमीटर स्क्वायर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो छोटा नागपुर पठार पलामू में यह उत्पन्न होता है, यानी कि झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा। और संगम इसका कहां होता है? गंगा नदी से इसका संगम जो होता है वो फतुहा के पास होता है। ठीक है, यह भी जो फतुहा जो है वो पटना में है, तो फतुहा के पास इसका गंगा नदी से संगम होता है और यही जो है आपका बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि फतुहा के पास गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है, तो वो थी पुनपुन नदी। ठीक है, एंट्री कहां से होता है बिहार में? बिहार में जो प्रवेश है वो गया से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और प्रमुख सहायक नदियां जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो है वो है मादर, बिलरो, रामरेखा, मुरहर, दीर्घा और बुताने। ठीक है, तो ये जो है आपका फल्गु नदी के बारे में हम लोगों ने तथ्य पढ़े जो कि आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आगे देख लेते हैं किउल नदी के बारे में और ये हमारी लास्ट नदी होगी। किउल नदी के बारे में देखें तो ओवरऑल लेंथ जो है इसका कुल लंबाई 111 किलोमीटर है और बिहार में जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया जो है वो है 16,580 किलोमीटर स्क्वायर, 16,580 किलोमीटर स्क्वायर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड से यह इसका ओरिजिन होता है, याद रखिएगा। और संगम इसका भी किससे होता है? गंगा नदी से ही होता है। बिहार में प्रवेश की बात करें तो सत पहाड़ी जमुई से यह बिहार में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। और प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो अंजन है, हरोहर है तथा बर्नर है। ये जो है महत्वपूर्ण आपके नदियां हैं, इनके ट्रिब्यूटरीज। और अंजन पर जो है एक बांध का भी निर्माण किया गया है जिसका नाम है अंजन बांध। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, बिहार के बांध के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं बिहार की नदियों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पेड ग्रुप से जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिया और लास्ट में भी दूंगा। तो हमारे पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहे हैं और बीपीएससी 67th के लिए बहुत सारे नोट्स वगैरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उससे जरूर जुड़िए। और ऑथेंटिक जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नोट्स है उसके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन देखिए इस वीडियो का, वहां पर आपको पता चलेगा कि कहां से आपको ऑथेंटिक नोट्स मिलेंगे, जेन्युइन नोट्स। ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट भी बहुत मिल रहा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 12 टोटल जिले हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। बिहार के टोटल 12 जिले हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह पूछा भी गया था बीपीएससी में, तो याद रखिएगा। कौन कौन से 12 जिले हैं? उनमें है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ये सारे 12 जिलों के नाम आपको निश्चित तौर पर याद होने चाहिए। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक किस जिले में है? पटना जिले में। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हाल के 4-5 सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, ये 12 जिलों के बारे में भी पूछा गया था और गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है यह भी पूछा गया था, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में कि कौन कौन से जिले हैं, उन सब के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये ब्लू वाली जो है आपकी ये गंगा नदी है, ये उत्तर प्रदेश से आ रही है और फिर गंगा जो है वो बिहार को दो भागों में बांटते हुए, दो बराबर भागों में, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को बांटते हुए और फिर इधर जो है पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो कोसी नदी जो है गोपाल में, नेपाल में गोसाई स्थान से निकलती है, सप्तकौशिकी उसका नाम है। ठीक है, और इसी कारण से सप्तकौशिकी के नाम पर ही कोसी का मूल नाम जो है वो है कौशिकी। ठीक है, कौशिकी याद रखिएगा। कोसी नदी जो है वो 7 धाराओं के मिलने से बनी है। कोसी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 7 स्ट्रीम्स, और इन धाराओं का जो नाम है, द नेम ऑफ दिस स्ट्रीम्स आर इंद्रावती, सन कोशी, तमार कोशी, और आगे देख लेते हैं तमार कोशी, लिच्छू कोशी, दूध कोशी, अरुण कोशी और तामूर कोशी। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है सातों धाराओं के नाम। और त्रिवेणी के पास ये सभी धाराएं मिलकर के क्या कहलाती हैं? कोसी कहलाती हैं। कोसी नदी जो है वो बाढ़ की विभीषिका के कारण भी जानी जाती है। कोसी रिवर इज कॉल्ड द बिहार ग्रीव्स बिकॉज ऑफ द हॉरर्स ऑफ फ्लड, मतलब बिहार का इसको शोक कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और यह नदी जो है वो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया इत्यादि जिलों में प्रवाहित होती है। यह भी पूछा गया है कि कोसी नदी कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, कोसी नदी जो है वो मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार की कौन सी नदी जो है वो मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है कोसी नदी। यह आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर यह स्थानांतरित तो हो चुकी है। द कोसी रिवर इज फेमस फॉर इट्स डाइवर्जन एंड हैज शिफ्टेड 150 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द लास्ट 200 ईयर्स। कोसी नदी जो है वो कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले डेल्टा का भी निर्माण करती है। द कोसी रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा नियर कुर्सेला। ठीक है, तो ये कुर्सेला के निकट गंगा से मिलती है और वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कृष्णा और कावेरी के बारे में कि वो दोनों नदियां जो है वो भ्रंश घाटी से बहती हैं, तो उसी तरह से बिहार में सोन नदी भी जो है वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। और यह जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में प्रवाहित होते हुए बिहार में रोहतास जिला में प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना चाहिए, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में इसकी एंट्री बिहार में होती है। यह दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे प्रमुख सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया गया है और इस नदी पर प्रथम बांध जो है वो 1873-74 में डेहरी में बनाया गया था, जिसको डेहरी ऑन सोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 1873-74 याद रखिएगा, 1873-74 डेहरी में बनाया गया था पहला डैम। बाद में इस नदी पर इंद्रपुरी बैराज का भी निर्माण किया गया। कब किया गया? 1968 में किया गया, याद रखिएगा। आरा के पास कोइलवर में 1440 मीटर मतलब कि 1440 मीटर लंबा रेल सह सड़क पुल 1862 ईस्वी में सोन नदी पर निर्मित किया गया था, जो कि वर्तमान में अब्दुल बारी पुल के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये पुल जो है वह बंद हो गया है और इसकी जगह पर नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यह भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल पुल है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। केरल में बना हुआ एक पुल है जो कि सबसे लंबा रेल पुल है, उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना भी मेहनत कीजिए और सबसे लंबा रेल पुल जो है भारत का, उसका नाम कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, 1900 ईस्वी में इस नदी पर डेहरी के पास नेहरू रेल पुल का निर्माण किया गया था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेहरू रेल ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड नियर डेहरी ऑन दिस रिवर इन 1900 AD। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं फल्गु नदी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि इसी नदी के तट पर निरंजना नदी इसको कहा जाता है, इसकी मुख्य धारा को, और इसी नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। फल्गु नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से मतलब झारखंड से कई धाराओं के रूप में निकलती है और मुख्य धारा जो है वो निरंजना कहलाती है। ठीक है, बोध गया के पास इसमें मुहाने नामक नदी मिलती है और मुहाने के मिलने के बाद ही इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। और ये सभी नदियां कौन सी नदियां हैं? मौसमी नदियां हैं। ठीक है, तो मतलब मौसम के हिसाब से बारिश पर निर्भर करता है कि इसमें पानी रहेगा या नहीं रहेगा। और यहीं पर निरंजना नदी के तट पर ही
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी का भी। गया में इस नदी के तट पर पितृपक्ष का मेला लगता है जिसमें अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। और यह नदी जो है वो अंतः सलीला या लीला जन के नाम से भी जानी जाती है। जहानाबाद जिला में बराबर की पहाड़ी के पास यह नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। दिस रिवर स्प्लिट्स इनटू टू ब्रांचेज नियर बराबर हिल इन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। और आगे चल करके लेटर ऑन द रिवर फल्गु स्प्लिट्स इनटू मेनी ब्रांचेज, बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, जैसे कि आपका भोटी है, ठीक है, इसके अलावा कररुआ है, उसके बाद लोकायन है और आपका महत्वाइन है। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें विभाजित हो जाती है अलग अलग शाखाओं में। कहां पर विभाजित हो जाती है, कहां से आगे, जहानाबाद जिला से आगे जाकर के। ठीक है, और जहानाबाद में दो शाखाओं में विभाजित होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं गंडक नदी के बारे में। ये सब महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसलिए इनके बारे में डिटेल से पढ़ना जरूरी है। गंडक नदी जो है इसकी उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग, जो कि नेपाल एवं तिब्बत की सीमा बनाते हैं, उनके मध्य से हुई है। द गंडक रिवर ओरिजिनेटेड बिटवीन मानंग मोट एंड कुटांग, जो कि बॉर्डर बनाती हैं नेपाल और तिब्बत का, और कहां पर है, अन्नपूर्णा रेंज में है, नेपाल में। ठीक है, याद रखिएगा, गंडक जो है वो नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर गार्ज का भी निर्माण करती है। ठीक है, तो गंडक फॉर्म्स गार्ज बाय कटिंग द अन्नपूर्णा रेंज इन नेपाल। ओके, गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी जो है भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण के पास बिहार में प्रवेश करती है। तो एंटर कहां से होता है बिहार में, भैंसा लोटन नामक जगह है पश्चिम चंपारण में, वहां से होता है। ठीक है, पश्चिम चंपारण जिला नगर में बैराज का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, इस नदी पर, गंडक नदी पर बैराज का भी निर्माण किया गया है पश्चिम चंपारण जिला नगर में। ठीक है, यह नदी सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारित करते हुए सोनपुर और हाजीपुर के मध्य से गुजरती हुई पटना के सामने गंगा में मिल जाती है। तो याद रखिएगा किस किस जिले का यह सीमा निर्धारित करती है, तो सारण और मुजफ्फरपुर जिला का यह जो है सीमा निर्धारित करती है, मुजफ्फरपुर और सारण जिला का, और वहां से बहते हुए यह जो है सोनपुर और हाजीपुर से बहती है और गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में कहा मिलती है, हाजीपुर और सोनपुर के पास मिलती है। ठीक है, और यहाँ जो संगम है वहीं पर वर्ल्ड फेमस ये आपका हरिहर क्षेत्र मेला लगता है, जिसको कि सोनपुर पशु मेला भी कहा जाता है, और हर एक साल यह जो है लगाया जाता है इसी के संगम पर। ठीक है, आयोजित होता है। तो याद रखिएगा इसी संगम पर गंगा और जो गंडक नदी का संगम है सोनपुर में, या फिर कह सकते हैं हाजीपुर में, उसी के संगम पर हरिहर क्षेत्र का मेला यानी कि सोनपुर का पशु मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारी नदियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड कोर्सेज के बारे में आपको दिया हुआ है, सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, पेमेंट किस तरीके से करना है वो भी यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, तो ये आप पढ़िए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि चैनल पर नए हैं, और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक जरूर करते रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमें आपको जो है हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।